नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए प्रतिष्ठित एवं वरिष्ठ कथाकार दीपक शर्मा की लिखी हुई कहानी बाप वाली, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। बाहर 2 पुलिस कांस्टेबल आए हैं। घंटी बजने पर बेबी ही दरवाजे पर गई थी। एक के पास पिस्तौल है और दूसरे के पास पुलिस रूल वाला आदमी अपना नाम मीठे लाल बताता है। कहता है वो अपनी लड़की को लेने आया है। सुनीता महेंद्रू की माँ को मोजे पहना रहे मेरे हाथ कांपे। तू चिंता न कर। शाम के अखबार देख रही सुनीता महेंद्रू ने अखबार समेट कर मेरी ओर देखा। मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। बाजी समझता है तेरी माँ नहीं रही तो वो तुझे यहाँ से हाँक ले जाएगा। सुनीता महेंद्रू की माँ अपने चेहरे पर अपनी टेढ़ी मुस्कान ले आई। लड़की को सामने तो लाइए। बाहर के बरामदे की चिल्लाहट अंदर हमारे पास साफ पहुंच ली। तू बिल्कुल मत जाना। जूते पहन चुकी सुनीता महेंद्रू की माँ धीमे से बुदबुदाई। याद है तुझे उससे दूर रखने की खातिर तेरी माँ आखिरी दम तक कचहरी के चक्कर काटती रही। सब याद है। मैं खिसिया गई। मगर अब मिल लेने में क्या हर्ज है। तेरे बाप ने तेरी माँ की इतनी दुर्गति बनाई। बेबी ने जोड़ा। फिर भी तू उस हैवान से मिलेगी। तू उसे नफरत क्यों नहीं करती। अपनी माँ और नानी की सीख पर बेबी पिता को छुतहा रोग समान दूषित और खतरनाक जीव मानती है। और ये बड़ी हंसी की बात है कि शहर के सबसे महंगे स्कूल की 8वीं जमात में पढ़ रही बेबी अपने दफ्तर से 8,000 रुपये पाने वाली सुनीता महेंद्रू और एक इंटरमीडिएट कॉलेज की प्रिंसिपल रह चुकी सुनीता महेंद्रू की माँ, सब कोई घर में पिता का उल्लेख हमेशा बाप के नाम से ही करती हैं। बेबी अभी 6 महीने की ही थी जब सुनीता महेंद्रू अपने पति को हमेशा के लिए छोड़कर यहाँ अपनी माँ के पास अलग रहने लगी थी। बेबी का इसलिए अपने पिता से कभी कोई वास्ता न रहा था। दमयंती, दमयंती, सुनीता महेंद्रू की आवाज़ मुझे बाहर के बरामदे में ले गई। कोई नहीं जानता था कि अपने पिता को मैंने ही टेलीफोन के द्वारा संदेश भेजकर यहाँ अपने पास बुलाया था। सुनीता महेंद्रू के टेलीफोन और टेलीफोन डायरेक्टरी के इस्तेमाल और फैलाव की मुझे पूरी जानकारी थी। सुनीता महेंद्रू को दूर नज़दीक के कई शहरों के नंबर मिलाते मैं कई बार देख चुकी थी और पहला मौका हाथ लगते ही मैंने टेलीफोन पर कुछ अंक घुमाकर पूछा था, मिस्टर सुधीर भदौरिया से मुझे एक ज़रूरी काम है, प्लीज़ बताइए वे कहाँ मिलेंगे। मेरे पिता के वकील का नाम और टेलीफोन नंबर माँ के बक्से में धरे कचहरी के कागज़ों में रखा था। अपने जनता स्कूल की 7वीं जमात तक आते आते अंग्रेजी के अक्षर ठीक से मैं पहचानने और समझने लगी थी। कहिए, मैं सुधीर भदौरिया बोल रहा हूँ। 400 मील की दूरी के बावजूद टेलीफोन के उस छोर की गर्मजोशी मुझ तक साफ चली आई थी। मैं मीठे लाल से मिलना चाहती हूँ। सुनीता महेंद्रू वाला खास लटका मैंने अपनी आवाज़ में उतार दिया था। सुना है आप उनके वकील हैं। आप मेरे दफ्तर में अभी आ जाइए। सुधीर भदौरिया को शायद मेरे पिता वाला केस ठीक से याद नहीं रहा था। मैं अभी मुलाकात करवा दूंगा। मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। अभी आपके दफ्तर कैसे आ सकती हूँ। आप मुझे मीठे लाल का टेलीफोन नंबर क्यों नहीं दे देते। मैं मीठे लाल से टेलीफोन पर बात कर लूँगी। एक नंबर है तो। सुधीर भदौरिया की याददाश्त लौट आई थी, मगर इस समय मेरे पास वो डायरी नहीं जहाँ वो नंबर दर्ज था। मैं मीठे लाल की बेटी हूँ। मैं फपक ली थी। बहुत तकलीफ़ में हूँ। मेरी माँ मर गई है और मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। यहाँ माहौल बहुत ख़राब है। मेरी पढ़ाई छुड़ा दी गई है और मुझ पर घर का सारा काम लाद दिया गया है। आप मेरे पिता को मेरे पास फ़ौरन भेज दीजिए। उन्हें कहिए मुझे यहाँ से ले जाएं, वरना मैं भी अपनी माँ की तरह मर जाऊँगी। मैं तुझे लेने आया हूँ। मुझे देखते मेरे पिता का पुलिस रूल मेरी ओर लपक लिया। पिता के भारी बूट के साथ साथ पिता का पुलिस रूल मुझे पिता के नैन नक्श से भी ज़्यादा अच्छी तरह याद था। मेरी माँ की कई कड़वी यादें और डरावने सपने उन बूटों और उस रूल के साथ जुड़े हुए थे। दमयंती आपके साथ नहीं जाना चाहती। सुनीता महेंद्रू ने मेरी पीठ घेर ली। ये यहाँ पर खूब खुश है, अच्छा खाती है, साफ पहनती है और स्कूल जाने के बजाय आपकी ड्यूटी बजाती है। पिस्तौलधारी कांस्टेबल गर्जा, क्या आप जानती नहीं 14 साल से छोटे बच्चों से बलपूर्वक काम करवाने के लिए कानून में सज़ा लिखी है।
दमयंती को मैंने सड़क से अगवा नहीं किया है। सुनीता महेंद्रू ने अपनी सफाई दी। इसकी माँ ने मेरे यहाँ आया के रूप में 4 साल तक बाकायदा नौकरी की है और मरते समय भी बाकायदा इसकी जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गई हैं। बाकायदा बाकायदा, पिस्तौलधारी ने अट्टहास किया। तो क्या किसी स्टैम्प पेपर पर मरने वाली लिख गई है कि इस लड़की से बिना तनख्वाह के काम कीजिए, पर्दा फरोशी में इसे टहलनी बनाकर पीसिए और मार डालिए। इसकी माँ को मरे महीना होने को आया, मेरे पिता भी शेर हो लिए। बताइए, आपने इसे इस महीने की क्या तनख्वाह दी? इसकी माँ पर जिस हिसाब से मैंने अपना रुपया पानी की तरह बहाया, सुनीता महेंद्रू ने मात देनी चाहिए। उस हिसाब के मुताबिक तो इसे अभी कई साल तक एक पाई भी नहीं मिलनी चाहिए। फिर भी देखिए, इसके रहने, ओढ़ने और खाने का पूरा खर्च मैं खुले दिल से उठा रही हूँ। ऊपर वाले से कुछ तो खौफ खाइए। मेरे पिता के होंठ मुड़क लिए। जिस औरत को आपने कोल्हू के बैल की तरह काम के बोझ तले मार डाला, उस औरत के इलाज की बात करती हैं? पिता की बात से मेरा सीना चौड़ा हुआ और सुनीता महेंद्रू का हाथ पीठ से झटक कर मैं पिता के बगल में आकर खड़ी हो गई। पिता की शह पाकर मैंने सुनीता महेंद्रू को खूब लज्जित करने की ठान ली। पिता से सब कुछ कह देने की एक तीखी दुखदुखी मेरे मन में उगाई। किस तरह इधर कुछ महीनों से माँ को बराबर बुखार आता रहा था, फिर भी नक्सड़ी सुनीता महेंद्रू माँ से घर के काम में पूरी मुस्तैदी की उम्मीद रखती रही थी। आज मीट ठीक से गला क्यों नहीं? आज फर्श ठीक से रगड़ा क्यों नहीं? आज कपड़ों को ठीक से निखारा क्यों नहीं? किस तरह जब पिछले महीने एक बड़ी दावत के लिए ढेरों खाना बनाने की वजह से माँ का बुखार बेकाबू हुआ था, तो बेपरवाह सुनीता महेंद्रू माँ को अस्पताल में फेंक आई थी। इधर तुम्हारी देखभाल करने के लिए सरकारी नर्सें और डॉक्टर 24 घंटे तुम्हारी कमान में रहेंगे, जबकि घर में तुम्हें संभालने वाला कोई नहीं। किस तरह सुनीता महेंद्रू की सख्ती के बावजूद अस्पताल में जब माँ के पास बने रहने पर मैं अड़ गई थी, तो चालाक सुनीता महेंद्रू ने माँ को समझा बुझाकर मेरे अस्पताल में घंटे तय कर दिए थे। रात को दमयंती का तुम्हारे पास रहना खतरे से खाली नहीं। कौन जाने अकेली लड़की पर किस वक्त क्या शामत आ जाए। दिन के 2 बजे तुम्हारे पास दमयंती आ जाया करेगी और फिर 6 बजे ही मैं अपने दफ्तर से लौटती हुई उसे अपनी कार में अस्पताल से घर लिवा ले जाऊंगी। बेबी के स्कूल के घंटों के दौरान फॉलिज की वजह से अपाहिज हुई अपनी माँ का घर पर अकेली रहना सुनीता महेंद्रू को गवारा न रहा था। किस तरह अपनी बीमारी के चौथे रोज़ जब सुबह के 7:30 बजे माँ खत्म हुई थी, तो मैं उनके पास ना होकर सुनीता महेंद्रू के बालों में मेहंदी लगा रही थी। खबर मिलने पर भी बेदर्द सुनीता महेंद्रू का दिल न डोला था। रोज़ की तरह वो पूरे दम खम के साथ ही तैयार हुई थी और दफ्तर निकलने के समय से केवल 1 घंटा पहले अस्पताल में पहुंचकर माँ के दाह संस्कार के पूरे इंतजाम वहीं पक्के कराई थी। अस्पताल वालों को सुनीता महेंद्रू से भी ज़्यादा जल्दी रही थी और हमारे देखते देखते वे माँ को अपने ठिकाने पर ले गए थे। सुनीता महेंद्रू फिर उसी पल अस्पताल में माँ के लिए इस्तेमाल हुए बर्तनों और कपड़ों के साथ मुझे अपनी कार में अपने घर लौटा ले आई थी। मामा का ध्यान रखना। रोज़ की तरह दफ्तर जाने से पहले उसका अंतिम वाक्य भी इन बिन वही रहा था। ऊपर वाले से ही क्यों? पिस्तौलधारी ने सुनीता महेंद्रू को धमकी दी। आपको तो कानून से भी खौफ खाना चाहिए। भली चंगी एक तगड़ी तंदुरुस्त औरत आपके घर में काम करने के लिए रहने आई और आपके घर पर 4 साल के अंदर ही ख़त्म हो गई। ये तो साफ साफ पुलिस का केस बन रहा है। दमयंती को आप अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो ज़रूर ले जाइए। सुनीता महेंद्रू सहम गई। मैं जानती हूँ आप मेरे अकेले होने का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। आप हमें गलत समझ रही हैं। मेरे पिता के चेहरे का रंग बदल गया। हम किसी तरह भी आपका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहते, मगर आपको भी तो हमारा ख्याल रखना चाहिए। काम कराने की मुनासिब पगार तो देनी चाहिए। ठीक है। सुनीता महेंद्रू ने मेरे पिता को अपनी गाल के गड्ढों वाली मुस्कान दी। अपनी एक ख़ास मुस्कान सुनीता महेंद्रू ख़ास मौक़ों पर ही अपने चेहरे पर लाया करती हैं। बताइए, दमयंती को अपने यहाँ रखने के अगर मैं आपको 100 रुपये दे दूँ तो क्या ठीक रहेगा? जिस कोठी के क्वार्टर में मैं वहाँ रहता हूँ। मेरे पिता अजीब ढंग से मुस्कुराए। वहाँ तो कोठी वाली मालकिन केवल कपड़े धुलाने के ही 100 रुपये दे देती है। इस तरह की 24 घंटों वाली चाकरी के लिए तो वो मेरी लड़की को 500 रुपये देने को तैयार है। यहाँ हम सब औरतें हैं।
सुनीता महेंद्रू की हिम्मत बढ़ी और उसने अपने गालों के गड्ढे फिर से उजागर कर दिए। ऐसा वैसा कोई झमेला नहीं। दमयंती जवान हो रही है, वहाँ दूसरे घर में इसके लिए दूसरे खतरे खड़े हो सकते हैं। आप ध्यान से सोच देख लीजिए, आपको बेटी की इज्जत प्यारी है या पैसा? पर 100 रुपया तो बहुत छोटी रकम है। मेरे पिता ने अपना रूल हवा में लहराया। आपको महीने में कम से कम 400 रुपया तो देना ही चाहिए। 400 नहीं, सुनीता महेंद्रू अंदर जाने के लिए मुड़ ली। 200, चलिए 300 सही। 250 पर बात ख़त्म करेंगे। सुनीता महेंद्रू रुपया लेने अंदर चली गई। तेरी माँ ने मेरे खिलाफ इधर उधर बहुत सच्ची झूठी लगाई। मेरे पिता ने अपने रूल से अपनी हथेली पर थाप लगाई। पर तेरी खातिर मैंने वो सब बिसार दी। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं रोने लगी। मुझे अपने साथ ले चलिए। मैं 500 वाली नौकरी करूँगी, यहाँ बिल्कुल नहीं रहूँगी। 500 वाली? मेरे पिता ने एक जोरदार ठहाका लगाया। वो सब तो इस मैम से पैसा उगाने की खातिर कहा था। वहाँ तो मेरे पास अपना कोई ठौर नहीं, तुझे कहाँ रखूँगा? ये जगह ठीक ठाक है। अभी तू चुपचाप कुछ साल यहीं पड़ी रहे। मगर मेरी पढ़ाई छूट गई है, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। आगे पढ़कर क्या करेगी? पिस्तौलधारी भी हंसने लगा। जिले की कलेक्टरी? उधर कचहरी में तो आप कहते थे आप मुझे दूर तक पढ़ाएंगे। मेरी जिद ने जोर पकड़ा। माँ की तरह बड़ों से सवाल जवाब करने छोड़ दे। मेरे पिता ने अपना रूल मेरी ओर बढ़ाया। माँ की लिखी तख्ती बनी रहेगी तो फिर गहरा दुख पाएगी। वो बड़े लोगों की पट्टीदारी करती थी। ये मेम को तलाक के बाद आज़ाद घूमते देखकर अपने पर निकाल बैठी। भूल गई वो अपने गरीब चाचा के टुकड़ों पर पली थी, चाची की गालियाँ खाकर जवान हुई थी। मेरे बिना पूरी भरी दुनिया में एक को सहारा न था। फिर भी गरीब औरत आज़ादी और खुदगर्जी की जंग लड़ने से बाज ना आई। उधर और कौन कौन रहता है? माँ की आखिरी दिनों की फड़फड़ाहट मेरी आवाज़ में तिराई। सब हैं। जाने मेरे पिता के मन के समंदर की तहों के नीचे से वो कौन सी लहर उन पर यूं भारी बैठी जो उन्होंने एक ही झटके से वो पर्दा उठा दिया, जिसके तहत वो कचहरी में माँ के सभी इल्ज़ामों के सच से मुकरते रहे थे। तेरी 2 बहनें, एक भाई, दूसरी माँ। मैं उन सबसे मिलूँगी, मैंने कहा। माँ की बातों ने मेरे दिमाग में जो धुंधले दायरे खींच रखे थे, मैं उनकी पूरी परिक्रमा करना चाहती थी। मैं तुझे जल्दी ही वहाँ ले चलूँगा। मेरे पिता ने मेरी पीठ पर एक हल्का धौल जमाया। गिन लीजिए। सुनीता महेंद्रू ने रुपए मेरे पिता के हाथ में थमाए। पूरे 250 हैं। ठीक है। मेरे पिता ने रुपए गिनकर अपनी जेब में रख लिए। मैं लड़की का पिता हूँ। लड़की को यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इसकी खोज खबर मैं बराबर लेता रहूँगा। बदमाश किस्मत का धनी है। मेरे पिता के ओझल होते ही सुनीता महेंद्रू ने अपने हाथ नचाए। कहाँ तो कचहरी में इसकी आधी तनख्वाह जब्त होने वाली थी और कहाँ ये नए सिरे से तेरी तनख्वाह वसूल रहा है। अंदर से मेरा जी खट्टा था। फिर भी जवाब में मैंने अपनी गर्दन हवा में लहरा दी, अपने पिता के पुलिस रूल की तरह। मुझे यकीन था सुनीता महेंद्रू अब अपने टेढ़े काम मुझे बताने से पहले 2 बार ज़रूर सोचेगी। खोटी किस्मत वाली अपनी माँ की तरह मैं अनाथ बेसहारा नहीं थी, बाप वाली थी, और वो भी अपने पिता जैसे बाप वाली। अभी आप सुन रहे थे दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी बाप वाली। एक स्वार्थी कपटी व्यक्ति की मातृविहीना लाचार बेटी की कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।